ಗದಿತ್ತನ ಜುಣುತ ಹತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ತಕ ತರಿತ್ತ तन दणत जुणु जुणुत दिमी दिमित। हमारे यहाँ तो लर्निंग इनकम्प्लीट माना जाता था जब तक कोई आप क्लासिकल फॉर्म नहीं सीखते। वो ठेठ जो फिर उसमें उसको आकार में करना, हम लोग रिकॉर्डेड म्यूजिक पे कर रहे थे, पूरा ग्रुप था और म्यूजिक बंद हो गया एन मौके पे। नृत्य को सिर्फ स्टेज में देखना, लोगों को रिझाने के लिए करना और ठाकुर जी की सेवा में नृत्य प्रस्तुत करने में बहुत अंतर है। गुरु जी कहते हैं श्रुति कोटि समम जप्यम जप कोटि समम हविः हवि कोटि समम गेयम गेयम गेय समम विदुः। आप सिर्फ बैंक्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डांस की जो फ्लो है वो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये बहाव है, बहता रहेगा। तो एक बार जो एक नृत्य के एक पेडागॉजी के थ्रू गुजर जाता है, उसकी लाइफ बदल जाती है। उसमें हमने द्रौपदी को लिया और 18 डेज जो वॉर होता है और बाद एंड में वो कहती हैं मुच्यते मुच्यते, वॉर इज़ नॉट द आंसर फॉर एनीथिंग, लेट मी ब्रेक दिस साइट। बहुत सुंदर प्रोडक्शन था। कैकेयी हमेशा किसी का हम नाम नहीं रखते हैं कैकेयी, क्योंकि वो ब्लैक कैरेक्टर है। क्या वो वाकई में ब्लैक थी? क्या वाल्मीकि रामायण में उनको ब्लैक पेंट किया है? वो कहते थे पता नहीं क्या कर रही है ये, इसने तो बड़ा डाइल्यूट कर दिया हर चीज़ को। आर्टिस्ट और परफॉर्मर में बहुत फ़र्क है। तो केवल हाथ चलाना, पैर चलाना ये परफॉर्मर का काम है। आर्टिस्ट का काम है टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं हमेशा कहती थी मैं उत्तराधिकारी उसी को बनाऊंगी, टैलेंट इज़ द ओनली क्राइटेरिया, बेटी को उसी के साथ कम्पीट करना होगा। और स्टेज एक ऐसा स्पेस है ना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। कभी तो 150% भी हो सकता है, तो कभी आप फेल भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकता है। तो एक बहुत अनसर्टन स्पेस होता है। उस दिन मैं बहुत रोई। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भरे डोले, गुनगुन बोले कुहू कुहू कृष्णानी बेगने बारो। नृत्यम गद्यम तथा ज्ञानम च धर्मस्य रूपम कलासु दृष्टम। अर्थात नृत्य, गायन, वाणी सब धर्म और दर्शन के रूप हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कलाओं की कथाएं, जहां हम मिलते हैं उन कलाकारों से जिन्होंने कला को केवल मंच तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक जीवन का माध्यम, विचार का माध्यम और एक परिवर्तन का माध्यम बना दिया है। आज हमारे साथ हैं भरतनाट्यम की ऐसी साधिका जो जब मंच पे उतरती हैं तो विचार बोल उठते हैं। वह सिर्फ नृत्य नहीं करती, विचारों की प्रतीक बन जाती है। वह सिर्फ मंच पर नहीं दिखती, संवेदनाओं की किताबों में पढ़ी जाती है। भरतनाट्यम की वह आवाज़ जिसने शास्त्रीय संगीत को नारीवाद, पर्यावरण, गांधीवाद और सामाजिक चेतना के साथ जोड़ा है। उन्होंने यह दिखाया कि परंपराएं जड़ नहीं होती, वह बहती हुई नदी की तरह है जो नई दिशाओं में भी एक नया मोड़ ले सकती है। उनके लिए भरतनाट्यम केवल अंग की गति नहीं, बल्कि मन की एक व्याख्या है। उनकी प्रस्तुतियाँ नाचती नहीं, सोच बदलती है। वे एक कलाकार, एक शिक्षिका, विचारक और नारी विमर्श की प्रतिनिधि हैं। उन्होंने भरतनाट्यम को उर्दू कविता से जोड़ा, अंग्रेजी कविता को लय दी और स्त्री को शक्ति की तरह प्रस्तुत किया। जिसने नृत्य में विचार जड़े, उसने समय को मंच पे लाके खड़ा कर दिया। तो आइए हम स्वागत करते हैं ऐसी साधिका, कलाकार जिन्होंने भरतनाट्यम को नृत्य नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया। हम स्वागत करते हैं पद्मश्री गीता चंद्रन मैम जी का। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। मैम, अगर हम शुरू करते हैं आपके बचपन से, तो बचपन में आपकी माताजी भी संगीत से जुड़ी हुई थी, पर क्या आपके परिवार में स्टार्टिंग से एक अवेयरनेस था कि इस चीज़ को हम प्रोफेशनली लेके जाना है? तो वहाँ से हम जर्नी शुरू करना चाहेंगे। मैं एक बहुत ही पारंपरिक एक साउथ इंडियन परिवार को बिलोंग करती हूँ। टैम ब्रैम जिसे कहते हैं, जो न तो तमिलनाडु के हैं और न तो केरल के हैं। तमिलनाडु से हम लोग शिफ्ट कर गए केरल में, और एक भाषा ऐसी बोलते हैं जो तमिल का स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत मलयालम के वर्ड्स होते हैं। तो एक अजीबोगरीब एक लैंग्वेज है हमारा। तो उस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, और मेरे पिताजी बहुत और माताजी दोनों ही म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे।
तो दिन की शुरुआत हमेशा एलपी रिकॉर्ड से शुरू होती थी। मैं उस जनरेशन की हूँ तो बहुत बड़ी कलेक्शन थी हमारे घर में। तो दिग्गज कलाकार जो भी थे मैं सबको सुनती थी रोज़, और सुबह उच्चारण से शुरू होता था, बहुत मंत्र उच्चारण करते थे पापा। तो एक माहौल ऐसा था जो बहुत ही ट्रेडिशनल जैसे कहते हैं। और हर वेकेशन में हम लोग केरला जाते थे, तो वहाँ पे पेड़ों पे चढ़ना, आम तोड़ना, सब जो एक आप किताबों में जो पढ़ते हैं समर वेकेशन इन ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, वही होता था। तो केरल की एक बहुत अच्छी बेसिक फाउंडेशन भी थी कि वहाँ का आध्यात्म का जो है मंदिरों में जाना और भागवत सुनना, ये सब भी था। तो कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ट्रेडिशनली मुझे क्लासिकल डांस करना है। तो हमारे यहाँ तो लर्निंग इनकम्प्लीट माना जाता था जब तक कोई आप क्लासिकल फॉर्म नहीं सीखते थे, क्योंकि सब लोग थे, लॉयर थे, म्यूजिशियन, ये डॉक्टर थे। मेरे मामा दोनों ही एक आईआईटी से हैं, एक जिपमर से हैं। तो प्रेरणा हमेशा फॉर्मल एजुकेशन से ही था, लेकिन साथ में सब लोग रसिक थे जी। और जब हम वेकेशन में मिलते थे भी तो कहते अच्छा तुम वायलिन में क्या सीखा है तुमने मृदंगम में क्या सीखा है तुमने, गायन में से सब हम लोग एक टेम्पररी स्टेज बना लेते थे। ऑडियंस हमारी फैमिली होती थी और हम परफॉर्म करते थे। तो सब कुछ कोई ना कुछ एक विधा ज़रूर सीखते थे सब लोग। और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेंथ रहती थी हमारी। और मैं 5 साल की जब थी तो मेरी माँ ने मुझे डांस नृत्य के लिए मेरी पहली गुरु श्रीमती स्वर्णा सरस्वती के पास ले गई। और कोई ऐसा प्लान तब तो नहीं था। मैं एक छोटे से जो पावाड़े कहते हैं, पावाड़े और एक ब्लाउज़ पहन के, काला वाला पहन के गई थी। और वहाँ पे गुरुजी बैठी हुई थी, दोनों तरफ डायमंड्स के नोज रिंग्स और एक बहुत ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी, और हाथ में वो तट्टकड़ी था जो भरतनाट्यम में होता है क्लास में। तो एक तरीके से एक बहुत रेवरेंशियल फिगर, मेरे से बहुत बड़ी, तो एज में भी बहुत बड़ी, एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़ी। लेकिन तब ये नहीं पता था कि वो एक हिस्ट्री की एक शख्सियत थी। लिटरली शी हैड द एनकैप्सुलेटेड हिस्ट्री इन हर, जो मंदिरों से जो एक जर्नी भरतनाट्यम ने तय किया था, कॉर्ट्स से लेके फिर स्टेज का जो एक जर्नी था, वो एक साक्षात एक एम्बॉडीड हिस्ट्री थी, जो बहुत बाद में पता लगा। तब क्या पता लगता है 5 साल की उम्र में। और वो वीणा भी बजाती थी, सरस्वती वीणा। मेरी माँ उनसे वीणा भी सीखती थी, तो वो गा भी सकती थी। टाइगर वरदाचारी की स्टूडेंट थी और वो कॉन्सर्ट भी कर सकती थी। तो हमारे लिए जो बार जो है वो बहुत हाई था कि जब तक आप गा नहीं सकते, जब तक आप कोई एक वादन, कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकते, तब तक आप डांसर तो बन ही नहीं सकते। तो उनमें वो सारी खूबियाँ थीं। शी वॉज़ अ कंप्लीट आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, और 5-6 लैंग्वेजेस में माहिर होना। शी यूज़ टू नो तेलुगु, शी यूज़ टू नो तमिल, शी यूज़ टू नो संस्कृत। तो कोई भी उनमें ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो नहीं कर सकती थी। तो हम लोगों के लिए था कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो ये सब। तो गायन भी मैंने शुरू कर दिया। मैं 8 साल की थी तो मेरी मीरा शेषाद्री मेरी पहली गुरु थी। तो गायन भी बहुत सीरियसली शुरू किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत डांसर्स में देखती हूँ कि म्यूज़िक कहते हैं कि हम म्यूज़िशियन तो हैं, लेकिन उन्हें विधिवत गुरुमुख म्यूज़िक नहीं सीखा होता है। उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे सुबह उठ के माँ मेरे को सरगम कराए, सा मा गा मा रे गा सा रे सा गा रे गा सा रे गा मा रे पा मा पा गा मा रे गा रे मा गा मा रे गा मा पा गा दा पा दा मा पा गा मा गा मा पा दा मा नी दा नी। वो ठेठ जो फिर उसमें उसको आकार में करना, यो एक तरीके से बहुत विधिवत स्टेज बाय स्टेज म्यूज़िक सीखना और ऐसे सुने सुनाए सीखने में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि वो ग्राइंड हमारा जो था, एक रिगर जो था, मुझे लगता है कि फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वो नृत्य हो, संगीत हो, पढ़ाई हो। अब मैथ्स को ही ले लीजिए, क्योंकि मैंने मैथ्स किया लेडी श्रीराम कॉलेज में। तो मैथ्स और म्यूज़िक में बहुत, डांस में बहुत सिमिलैरिटी है। कुछ भी आप लास्ट मिनट नहीं कर सकते, आपको घिसना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स भी आप लास्ट मिनट तैयारी करोगे तो 1-2 बार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा नहीं विंग कर सकते, रोज़ करना होता है। तो वही एक जो माँ ने एक जो डिसिप्लिन डाली थी,
कि हर चीज़ के लिए समय, सुबह उठ के गायन करना, फिर स्कूल जाना, वापस आना, होमवर्क करना, फिर डांस क्लास जाना, वापस आना, फिर से पढ़ाई करना, तो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड सा अपब्रिंगिंग था। तो मुझे लगता है कि मैं एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर माई मदर फॉर हैविंग डन दैट। माई फादर वॉज अ वेरी पेशेंट, बहुत सुनते थे, रोज़ आके क्लास से जब वापस आ जाते पूछते थे कि क्या किया आज, बताओ, दिखाओ। तो एक इन्वॉल्वमेंट उनका भी बहुत रहा, और गुरुजी से जाके बात करते थे कि क्या कर रही है, ठीक कर रही है, कैसा है। तो मुझे लगता है कि वो एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है आर्ट्स के लिए। तो अभी आपने बोला कि आपकी गुरु कई विधाओं में पारंगत थी, उनमें एक परफेक्शन था। तो आपकी गुरु के साथ ये भी था कि एक वो हर किसी को सिखाती नहीं थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, डांटती थी। तो कभी आपको उन्होंने कोई डांटा हो, ऐसा किस्सा आपके पास हो? कोई क्लास नहीं था जिसमें नहीं डांटा होगा। और वो कहती थी कि अगर तुम भी मिस्टेक करने लग जाओगी तो क्या होगा। तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि अच्छा, मुझे इस लायक समझती है कि मुझे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो तो उनका स्टाइल था, और कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती थी, सिर्फ मेरी मदर को बताती थी कि आज उसने बहुत अच्छा किया, ये लड़की कुछ करेगी आगे जाके। बट हम लोगों के आगे तो कभी भी, एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक लाइन उन्होंने ना ज़्यादा एक एक्स्ट्रा गा लिया था, और मैं शायद 7 या 8 साल की थी, और स्टेज में मैंने उसको संभाल लिया। क्यों होता है ना, बच्चा हाका बक्का रह जाता है और एक बार खड़े हो जाता है ऐसे। मैं खड़ी नहीं हुई, और मैं उसी लाइन को रिपीट अपने तरीके से करके आगे निकल गई। तो उस दिन बहुत खुश थी वो, क्योंकि नृत्य में मनोधर्म जिसे कहते हैं, जिसको उपज अंग कथक में कहा जाता है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसमें आर्टिस्ट की एक करेक्ट जो आर्टिस्ट्री है वो उसका पता लगता है कि आप स्टेज पे किस प्रकार उपज करते हो, क्रिएटिविटी कैसे करते हो। एक सारा एक ट्रेडिशन आप सीखते हो और उसके बाद उसको भूल जाते हो और स्टेज पे जाके क्रिएट करते हो। तो उन्होंने उस दिन कहा कि इसमें वो पॉसिबिलिटी है, ये लड़की आगे जाके कुछ करेगी, क्योंकि अगर 7-8 साल में आप खड़े नहीं हुए स्टेज पे और आपने संभाल लिया तो कुछ बात है। तो मुझे भी लगा अच्छा, मैंने कुछ अच्छा किया ही होगा, तो खुश मैं भी थी। लेकिन एक बात था कि डांस जो है वो मेरे लिए एक तरीके का एक्सप्रेशन था, क्योंकि मैं पीछे देखती हूँ तो अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं दरवाज़ा बंद करके डांस करती थी, और जब मैं अच्छा नहीं करती थी, क्या कभी कोई फेलियर आ गया, तब भी दरवाज़ा बंद करके एज दो देयर इज़ नो टुमारो डांस करती थी। तो डांस मेरा एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था। कहने का ये है कि आजकल डांस को सिर्फ एक परफॉर्मेटिव एक्ट की तरह समझते हैं, वो बात नहीं है। नृत्य हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, ये एक फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये हमारे लाइफ लॉन्ग कंपेनियन है। आप सुख में भी दुख में भी इसी की तरफ मोड़ के देखते हैं, और ये आपके लिए एक स्तंभ की तरह आपको पकड़े रखता है। तो मुझे लगता है आज के दौर में एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट से जाना अच्छा है कि आप ऐसा एक माध्यम आपके पास हो जिसको लेके आप लाइफ को स्ट्रेस के बिना आप निकल सकते हो। जी, अभी आपने बताया कि स्टेज पे गलती हो गई या कुछ परफॉर्मेंस में मिस्टेक हो गई, आपने उसको मैनेज किया। आपने खुद भी परफॉर्म किया है, बच्चों को परफॉर्म कराया है, अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म कराया है। तो ऐसी गलतियाँ कॉमन मिस्टेक होती हो या किसी एग्जांपल के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि आपने उसको कैसे मिटिगेट किया, ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहेंगे आप? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुआ कि हम लोग रिकॉर्डेड म्यूज़िक पे कर रहे थे, पूरा ग्रुप था, और म्यूज़िक बंद हो गया एंड मौके पे, और मैं गाने लग गई। और हमको लग रहा था अब म्यूज़िक अगर शुरू भी होगा तो कहाँ से शुरू होगा, जहाँ वो रुका वहाँ से शुरू होगा कि जहाँ आगे उतना क्रॉस करके शुरू होगा। तो हम लोग उस टेंशन में भी थे, लेकिन मैं गा रही थी और सब अपना अपना पोर्शन कर रहे थे, संभाल रहे थे, और तुरंत वो जो है जहाँ आना था वहीं म्यूज़िक शुरू हुआ। तो ये ठाकुर जी की कृपा थी कि वो वैसा था। तो ऐसे मौके बहुत आते हैं जहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है स्टेज पे कि कुछ हो। कभी होता है कि स्टेज जो बहुत स्लिपरी होता है और आपको संभाल के करना होता है, और कवर अप करके आप स्टेज पे संभालते हैं। बहुत बार होता है कि लाइट फ्यूज़ उड़ गया और हमने फिर भी कंटिन्यू किया, और जहाँ आके जुड़ता है तो जुड़ता है, नहीं जुड़ता है तो नहीं जुड़ता है। तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक्सपीरियंस की बात होती है। और बच्चों का जहाँ तक संभाल है, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग इतनी साउंड होती है कि संभाल
संभाल के अपना जो है निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की अभी ठाकुर जी की, तो आपका ठाकुर जी से एक अच्छा कनेक्शन रहा है, आपने एक डिवोटी हैं आप, वृंदावन में आपका एक जर्नी रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत साल पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ दर्शन करने गई थी और राधा रमन मंदिर जो है वहाँ पे हम लोग दर्शन करके थे और वहाँ पे सेवा चल रही थी हमारे गोस्वामी जी की, श्रीवत्स गोस्वामी जी। तो वहाँ पे एकदम सुबह जब पट बंद हुए थे तो गा रहे थे, सेवा हो रही थी, राग सेवा। तो मैं उठ के थोड़ा सा करने लग गई क्योंकि मन किया कि ठाकुर जी के आगे करें। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और मुझे लगता है कि हमारे कान्हा जो हैं एकदम मैजिक कर गए और मैं बार बार जाती रही। और वहाँ पे एक सेवा का एक विधि होता है, गुरु जी के जब सेवा होती है तो बहुत बार ये सौभाग्य मिला ठाकुर जी के आगे सेवा करने की। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बच्चों को भी बाद में मैं ले गई, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोग, और उनके लिए भी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस वो रहा है। क्योंकि नृत्य को सिर्फ स्टेज में देखना, लोगों को रिझाने के लिए करना और ठाकुर जी की सेवा में नृत्य प्रस्तुत करने में बहुत अंतर है। और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस करने से आप में एक रिफाइनमेंट आती है, आप में एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट जो इनबिल्ट है भरतनाट्यम में, वो उसका एहसास और ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये उसके बाद तो मैंने दीक्षा ली वहाँ से और ठाकुर जी के और गुरु जी कहते हैं श्रुति कोटि समम जप्यम जप कोटि समम हविः हवि कोटि समम गेयम गेयम गेय समम विदुः। आप हवन कर लीजिए, आप मंत्र सुन लीजिए, मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, ये सब एक तरफ। और जब राग सेवा होती है, गायन वादन और नृत्य, उसके सब सेवा करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। यही ये श्लोक का तात्पर्य है। तो माना जाता है कि ठाकुर जी को रिझाने के लिए संगीत, नृत्य और वादन के अलावा और कुछ नहीं है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा होती है। तो अगर ये हम जान लें और अपनी जो साधना को एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो मुझे लगता है वही हुआ मेरे साथ। और मैं आज भी बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे वो एहसास मिला और मैंने अपनी जो साधना है उसको एक डायरेक्शन मैं दे पाई और मैं गुरु परंपरा को आगे लेके जाने में मेरे ख्याल से एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिला। जी, अभी आपने बात की गुरु परंपरा की, आपके जीवन में कई गुरुओं का महत्व रहा है। तो हम एक गुरु के बारे में हमने सुना, बाकी आपके गुरु के बारे में हम जानना चाहेंगे। दो गुरु और हैं जो जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। एक तो गुरु दक्षिणामूर्ति जी हैं जो थे, अब नहीं हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे पूरे एक पर्सपेक्टिव बदल दिया। पहला पर्सपेक्टिव स्वर्ण सरस्वती जी का था, जो एक मेरे ख्याल से फाउंडेशन जिन्होंने दिया। और एक मैंने जैसे कहा कि उनका जो एक अप्रोच था आर्ट की तरफ, वो परफॉर्मेटिव नहीं था, वो स्टेज के लिए था लेकिन स्टेज के लिए नहीं भी था। तो एक तरीके से वो अलग तरीके का, लेकिन ये जो टोटली परफॉर्मेटिव थे, ये स्टेज के ही थे। उनको था कि लोगों को स्टेज पे किस प्रकार से, स्टेज क्राफ्ट जिस प्रकार से होना है, कवर कैसे करना है, लोगों का अटेंशन स्पैन कैसे बना के रखना है। वो जति में तो बहुत ही माहिर थे, तो उनके पास भरमार था कॉम्पोजिशंस का और जतीस का। तत्तक गदि दिन तत्तक गदि दिन गदितना जुणुता हतकिट तकत रित तन दणत जुणु जुणुत दिमि दिमित। तो जब ये बोलते थे तो एक तरीके का मैजिक होता था। उनके बड़े भाई के कॉम्पोजिशंस बहुत सारे थे, तो वो जो सिखाते थे, उनके बड़े भाई फिल्म गुरु के.एन. दंडायुधपाणि पिल्ले, तो वो फिल्म्स में भी कोरियोग्राफी करते थे और बहुत माने हुए गुरु थे। और उनकी जो जति बोलने का स्टाइल था और कंपोज करने का स्टाइल था, वो बहुत ही अनूठा और बहुत ही वेल नोन था। तो उनके छोटे वो भाई होने के नाते वो भी बहुत इसमें रचे पचे थे। तो मुझे लगता है कि वो सानिध्य जो मिला मुझे, वो एक अलग डायमेंशन था आर्ट को देखने का, और स्टेज क्राफ्ट मुझे बहुत उनसे मिला। और फिर अभिनय के लिए मैं गुरु कलानिधि नारायणन और उनकी स्टूडेंट श्रीमती जमुना कृष्णन,
उन दोनों के पास मैंने अभिनय सीखा। जमुना कृष्णन जी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट थी, जो कि इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर भी थी और डांस में बहुत अच्छी समझ रखती थी और एक कंटेम्प्रेरी इंडियन वुमन भी थी। तो मेरे हिसाब से सोच का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मेरे सोच को बहुत रिफ़ाइन किया और डांस का एक कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि डांस, जो मैं पहले भी आपसे जैसे बात कर रही थी कि आप सिर्फ बैंक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन डांस की जो फ़्लो है वो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये बहाव है, बहता रहेगा, लेकिन उसमें अपने जो क्राफ्ट को, जो कहा जाता है 3000 ईयर्स है ओल्ड है, उस क्राफ्ट को किस प्रकार आप कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे और उसको रेलेवेंट रखेंगे, उस सब को समझने में मेरे को लगता है कि जमुना जी ने मुझे बहुत एक संदर्भ दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया। तो मैं इन तीनों गुरुओं को हमेशा याद रखती हूँ और मुझे लगता है कि और ये सारे जो हैं अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि आर्ट को जो है या ट्रेडिशन को जो है ऐसे ही रखना, हमेशा कहते थे अपने तरफ से इसको तरह से इसको डिस्क्राइब करना, इसके अपने इंटरप्रेट करना। हम लोगों ने अपने अपने तरीके से किया अपने जनरेशन के लिए, अब तुम्हारी बारी है, तुम इसको आगे ले जाओ और इसको जो है, इसमें जो खूबसूरत बात है। लेकिन एक चीज़ हमेशा कहते थे कि जो फाउंडेशन है, जो एक बेसिक टेनेट्स हैं, एक ग्रामर है, उसको मत तोड़ना, क्योंकि वो जो है वो इसकी मूल पहचान है, उसको मत बदलना। लेकिन इसके आगे जो भी आपको लगता है कंटेंट, फॉर्म, उसको लेके आप आगे बढ़ो। तो अभी हमने बात की आपकी जर्नी की, आप एक अच्छी नृत्य में अच्छी रही हैं, उसके अलावा पढ़ाई में भी अच्छी रही हैं, तो उन दिनों आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती थी? ये आज के स्टूडेंट के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज नहीं दे सकती, क्योंकि मैं ना तो सोशल मीडिया था तब, ना तो ये इतने सारे नेटफ्लिक्स और अदर चैनल्स थे। तो मुझे लगता है हम एक बहुत सिंपल दौर से हम लोग निकल के आ गए, क्योंकि चाइल्डहुड वाज मेंट कि आप खेल लो, आप थोड़ा सा ट्रैवल कर लो और अपनी दिनचर्या में जितना कर सकते हो उतना। तो मुझे लगता है आज की जनरेशन के लिए चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे तो बहुत स्ट्रक्चर था, हियर्स लूसी होती थी और या फिर चित्रहार होता था या इनविजिबल मैन होता था, या हमने बहुत सारी जो रीजनल फिल्म्स जो सैटरडे होती थी वो बहुत देखी, और ग्रेट मास्टर्स करके भी सीरीज़ थी, तो सत्यजीत रे की सारी फिल्म्स देख डाली। तो आज की जनरेशन जो नहीं देखती हैं ये सब, तो रीजनल फिल्म्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी काफ़ी थी। हमने उड़िया फिल्म भी देखी, मलयालम फिल्म भी देखी, तमिल फिल्म भी देखी, तो मुझे लगता है बंगाली बहुत देखी। तो मुझे लगता है कि एक रीजनल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स वो जो निकल के आती है, वो बहुत था हम लोगों में, जो मुझे लगता है आज की जनरेशन उतना नहीं देख पाती है। एक तरीके का ही देखती हैं फिल्म्स, या एक तरीके का इन एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है कि मुझे कभी दया भी आती है इस जनरेशन को लेके कि अगर वो पैशनेट भी हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन इतने सारी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से एक्सेल करना बहुत मुश्किल है और कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करने की जो एक विधि है वो उनमें है कि नहीं, क्या हम दे पा रहे हैं कि नहीं। ये मुझे लगता है वही आप दे सकते हैं कि प्रोसेस करने की जो एक विधि है वही आप दे सकते हैं। ये स्टॉप तो नहीं कर सकते कि इतना इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि इस जनरेशन के लिए ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे जनरेशन में शायद चीज़ें बहुत सिंपल थी और चॉइसेस बहुत नहीं थी। तो मैं 10th में अच्छा किया तो मेरे टीचर ने कहा वो साइंस सेक्शन है, जाके बैठ जाओ। तो हमें तो चॉइस भी नहीं दिया गया कि हम कुछ और कर लें। तो मुझे लगता, और कॉमर्स तो था ही नहीं, आर्ट्स था, साइंस था, बाद में आया है कॉमर्स वगैरह। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कन्फ्यूजन है दिमाग में। तो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ क्लैरिटी थी, क्योंकि फैमिली में था कि पढ़ाई में तो करना ही है, बाकी कुछ करो नहीं करो, पढ़ाई में तो आपको करना ही है। और मैं मैथ्स में अच्छी थी तो मैथ्स करती गई। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन, और तब तक डांस की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी हाई लेवल तक हो गई थी और काफ़ी इन्वॉल्व थे और काफ़ी प्रोग्राम्स भी मिलने लग गए थे। तो एक तरीके से कॉलेज में तो स्टार थे और बहुत
लोग सराहने लगे थे। तो ये तो पता था कि मैथ्स आगे नहीं पढ़ना है, ये समझ आ गई थी, लेकिन आगे क्या करना है इसकी समझ अभी भी क्लैरिटी नहीं थी। तो मेरे पापा ने कहा बीए में क्या होता है, एमए तो पढ़ना ही है तुम्हें, तुम क्या ऐसे थोड़ी पढ़ाई बंद नहीं कर सकते। तो मैं आईआईएमसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन में गए और वहाँ पे हमने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में किया। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का एक दायरा खुल गया कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, और नृत्य भी आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन ही है। तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू ज़्यादा हो गया और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो सुपर ह्यूमन हूँ, मैं तो काम भी कर सकती हूँ, नृत्य भी कर सकती हूँ, सब कुछ हो सकता है। तो फिर काम भी करने लग गए। नॉन अलाइन मीडिया फाउंडेशन में थे तो वहाँ पे बड़े अच्छे मेंटर्स भी मिले और अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फिर सोचने लग गई कि जब शाम को आते थे, गुरुजी बैठे हुए थे, इतना एनर्जी नहीं तो होता था, जितना करना चाहिए उसके हिसाब से नहीं हो पाता था। और काम में थी तो एक गिल्ट कि मैंने आज रियाज़ नहीं किया है, आज मैंने वार्म अप्स नहीं किया है, आज मैंने अपना जो करना चाहिए वो सब नहीं किया है। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि ये नहीं चल सकता। गुरुजी के पास गई और बोला कि आप मुझे 4-5 घंटा रोज़ दे सकते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अभी जाके इस्तीफ़ा दो और आ जाओ। तो मेरे ख्याल से वो एक ब्यूटीफुल पीरियड इन माय लाइफ था, जब कि 6-7 घंटा मैं सिर्फ जितना सीखा था उसको प्रोसेस करके एक तरीके से एक प्रोफेशन की तरह, अब तक जितना था चल रहा था, लेकिन एक कंप्लीट एक तरीके से अपना स्टाइल जिसे कहते हैं वो नहीं कर पाई थी। तो वो दौर उसमें लगा और गुरुजी का बहुत, तो उसमें दक्षिणामूर्ति सर का बहुत साथ था। और फिर तो बहुत प्रोग्राम्स मिलने लग गए, ट्रैवलिंग शुरू हो गया। और फिर मैं गुरुजी के इंस्टीट्यूट में सिखाती थी, उनको असिस्ट करती थी। तो मैंने ऐसे ही सिखाना नहीं, सिखाने के लिए मैं ऐसे ही बैठ नहीं गई। गुरुजी के अंडर मैं सिखाती थी और वो करेक्ट करते थे मुझे कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो सिखाना जो आर्ट में है वो भी एक कला है और उसको भी सीखना पड़ता है जी। बहुत लोग सोचते हैं कि उनको नृत्य करना आता है तो वो सिखा भी सकते हैं। नहीं, मेरे केस में गुरुजी ने बहुत उसमें मेरे को पेडागॉजी डेवलप करने में बहुत सिखाया, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आप कैसे सीखे। तो मुझे लगता है कि वो बार बार जब आप देखते नहीं हैं कि गुरुजी कैसे सिखा रहे हैं तो बिठा के बोलते थे कि अब ये है, अब ये है, अब ये। तो मैंने विधिवत उसकी भी देखी और ऑब्ज़र्व किया और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और कहा कि अपने आप सिखाना शुरू किया। और वो आके बैठते थे, देखते थे और मैं सिखाने शुरू किया। ऑलमोस्ट 92-93 में अपनी संस्था नाट्य वृक्षा शुरू किया। और मुझे लगता है कि जो नाट्य वृक्षा ने मुझे दिया है और जो प्यार बच्चों से मिला है और जो सीखने का एक अवसर, देयर इज़ लॉट ऑफ अनलर्निंग टू बी डन व्हेन यू सिट टू टीच। तो मुझे लगता है कि वो पेडागॉजी आज भी मेरी इवॉल्व होती रहती है, क्योंकि जब ग्रुप्स ऑफ बच्चे आते हैं स्किल बास्केट बदलता रहता है। आज के बच्चे मेरे 20 साल 30 साल पहले जो बच्चे थे उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो हर बार आप बैठते हैं सिखाने के लिए तो आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज़ मैं इस फंड ऑफ नॉलेज से निकालूं और इनको दूं कि ये जो है इसके ऊपर लट्टू हो जाए, है ना। बच्चों को यू हैव टू एक्चुअली काइंड ऑफ ग्रैब देयर अटेंशन एंड हुक देम इनटू डांस। तो मुझे लगता है कि वो टीचर का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आज के दौर के बच्चे जो रोज़ एक दिन पेंटिंग के लिए जाते हैं, एक दिन म्यूज़िक के लिए जाते हैं, एक दिन हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, एक दिन स्विमिंग के लिए जाते हैं, एक दिन डांस के लिए आते हैं। तो किस प्रकार मैं डांस को उनके लाइफ के साथ इंटीग्रेट कर सकती हूँ और ऐसे स्टेज तक लेके जाऊँ कि वो कहें कि डांस के बिना मैं रह नहीं सकती। तो वो एक चैलेंज रहता है। और डांस सीखने से मुझे लगता है सिर्फ एक हाथ पैर चलाने का नाम नृत्य नहीं होता है, उसमें संगीत है, उसमें स्पिरिचुअलिटी है, एस्थेटिक्स है, आइकोनोग्राफी है, उसमें रिदम है, उसमें सारा लाइफ स्किल्स हैं। और जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हम जो बताते हैं उनको, उसमें लाइफ की पूरी वैल्यू सिस्टम है, वो सनातन है। वो ऐसे नहीं है कि आज फैशन में है कल फैशन में नहीं है। अगर आप
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बात करते हैं तो वैल्यूज़ की बात हो रही है, जो इटर्नल लाइफ लेसन्स हैं। तो मुझे लगता है डांस जो है वो डिसिप्लिन बहुत सिखाती है, बॉडी को रिस्पेक्ट करना और हर चीज़ जो है वो नियम से करना, सिस्टमैटिकली कैसे आप प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ये कुछ महीनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो वो अब बाकी बच्चों से के तरह नहीं होता है और वो एक तरीके से सुलझा हुआ एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक रिफाइंड इंडिविजुअल बन जाता है। जी, अभी आपने बात की नाट्य वृक्षा की, इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी के बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत सोचे हम कि भाई क्या नाम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर हमारे घर के आगे एक बहुत सुंदर पेड़, गुलमोहर का पेड़ था। मैं बहुत घंटे उसको देखती थी, उसमें बर्ड्स आते थे, उसमें सुंदर फूल खिलते थे, कभी मुरझाया हुआ होता था और फिर एक बारिश आती थी और फिर से। तो हमेशा ही ये ट्री मेरे से बहुत डायलॉग करता था। तो मैंने झट से एक दिन कहा, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे लिए जो कॉन्स्टेंटली हमें इतनी खुशी दे रहा है। तो फिर मैंने कहा नाट्य वृक्षा, बस ये एक पेड़ की तरह है, शाखाएं हैं, अभी बहुत सारे हैं, कुछ लोग बाहर, इंडिया से बाहर भी हैं, सिखा भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, शोध कार्य भी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो पेडागोजी जो डिज़ाइन किया है वो सिर्फ, जैसे मैंने कहा, परफॉर्म करने के लिए नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी करते हैं तो वो डांस के साथ कैसे जोड़ते हैं। 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मूवमेंट थेरेपी कर रही हैं, कुछ और हैं जिनको लाइटिंग के बहुत शौक़ था, तो वो डांस के लिए लाइटिंग किस प्रकार करना है वो करते हैं। कुछ हैं जो सोशियोलॉजी किया या हिस्ट्री किया, वो आर्ट्स एजुकेशन में चले गए हैं, वो करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार आर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है करिकुलम में। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको किस प्रकार नृत्य के साथ जोड़ें। तो ये एक बहुत, मेरे लिए बहुत, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे लगता है कि आप आर्टिस्ट तो क्रिएट करना कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन संभावनाएं जो हैं नृत्य को लेके किस प्रकार उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ परफॉर्म करना एक ही चीज़ रह जाती है जो नृत्य सीखने से होता है। मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ द आर्ट, हाउ कैन यू एक्सप्लोर इट एंड हाउ कैन यू एक्सपैंड द पॉसिबिलिटीज़, वो मेरे लिए बहुत मायने लगता है। अभी हमने बात की कि सोशियोलॉजी को डांस से जोड़ना या थेरेपी को डांस से जोड़ना। आप अपने समय में भी कुछ सामाजिक टॉपिक या पर्यावरण को या बहुत चीज़ों को अपने डांस के साथ जोड़ा करती थी, तो उस समय बाकी जनता के लिए, जो शो के प्रोड्यूसर हैं, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए कितना सहज था? कई बार आपको शो के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको फील हुआ, या कई बार शो में इनको नहीं, ये इस टॉपिक को नहीं, कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ कोई किस्सा हो? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मेरे एक पैरा कमीशनड वर्क था डांस को लेके, विमेन एंड वॉर, उस पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। और हमेशा मुझे लगता था कि नृत्य हमेशा एक एंटरटेनमेंट इवनिंग के तरफ एक सेमिनार में क्यों होता है, ये उस मुद्दे को लेके क्यों नहीं कर सकता कुछ। हमेशा एक टैग ऑन एंटरटेनमेंट इवनिंग ट्रिवियलाइज करके इसको डांस ऐसे कर। तो मेरी प्रोफेसर और मेरी गाइड एक तरीके से मीनाक्षी गोपीनाथ, वो कर रही थी ये कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रोडक्शन चाहिए जो विमेन एंड वॉर पे हो, और वो एक सिर्फ एंटरटेनमेंट इवनिंग नहीं होगा, उस पे तुम एक पेपर भी लिखोगी और इंटरनेशनल सेमिनार में किस प्रकार तुमने प्रोडक्शन को क्रिएट किया और क्यों क्रिएट किया, ये तुम इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए बताओगी भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेन डिस्कोर्स में डांस आ रहा है, डांस सिर्फ एक एड ऑन नहीं है। तो उसमें हमने द्रौपदी का को लिया, और 18 डेज़ जो वॉर होता है, और बाद एंड में वो कहती हैं मुच्यते मुच्यते, वॉर इज़ नॉट द आंसर फॉर एनीथिंग, लेट मी ब्रेक दिस साइकिल ऑफ रिवेंज। तो क्योंकि कहा जाता है कि पूरा वॉर उनके वजह से ही हुआ, वही कृत्या हैं, तो वही खुद जब बोलती हैं मुच्यते, वॉर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ लॉसेस ही हुए हैं। तो वो मेरा शुरुआत था इनटू दिस होल एरिया ऑफ क्रिएटिंग वर्क ऑन सोशल
इश्यूज, सोशल कॉजेज़। उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट पिक किया, स्टिग्मा पे पिया। बहुत सुंदर प्रोडक्शन था कैकेयी। कैकेयी हमेशा किसी का हम नाम नहीं रखते हैं कैकेयी, क्योंकि वो ब्लैक कैरेक्टर है। तो क्या वो वाकई में ब्लैक थी? क्या वाल्मीकि रामायण में उनको ब्लैक पेंट किया है? कि वाल्मीकि रामायण पढ़ा मैंने, पूरा देखा। वाल्मीकि नेवर पेंट्स हर एज अ ब्लैक कैरेक्टर। ये हम लोगों की इंटरप्रिटेशन है जो हम लोगों को ब्लैक और वाइट में देखते हैं। तो उस प्रोडक्शन का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन आपके क्वेश्चन का एक अलग मुद्दा भी है कि जब मैंने ये सब शुरू किया, गांधी भी किया, फीमेल फिटिसाइड पे भी किया, तो ये जो ट्रेडिशनल गुरुज थे वो ज़रूर, और ट्रेडिशन माने जो क्लोज्ड ट्रेडिशनल पीपल थे, वो कहते थे पता नहीं क्या कर रही है ये, इसने तो बड़ा डाइल्यूट कर दिया हर चीज़ को। तो एक क्रिटिसिज्म ज़रूर हुआ। अब वही लोग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने किया था तब ये तो बाहर हो गई, ट्रेडिशन से बाहर हो गई हैं, ऐसी चीज़ों को लेके कर रही हैं। तो क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता है, और हमने रिस्क लिया उस टाइम में, और मुझे लगता है कि वाइडन किया स्कोप ऑफ डांस को, और ऑडियंस को भी वाइडन किया क्योंकि जो वो देखने आते थे वो स्कॉलर्स भी थे उसमें मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे लोग जो वैसे डांस नहीं देखने आते थे, लेकिन उनको ये इंटरेस्टिंग लगा और वो देखने आते थे। तो एक वाइडर ऑडियंस भी मिली हमें। लेकिन ये क्रिटिसिज्म ज़रूर हुआ कि आप उससे, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आती है कि वही लोग आज जो हैं ये सब कर रहे हैं। तो समय से आगे होना और समय से थोड़ा सा पहले चलना, उसका रिस्क भी है। और आज मुझे लगता है कि ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होनी चाहिए आर्टिस्ट में, वो कम हो रही है। एक तरीके से वो सेफ जोन में रहना चाहते हैं और परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जो थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग हो। और ज़रूर वो फ्यूजन वगैरह करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुद्दों को लेके करना और ठेठ जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना मैं कम देख रही हूँ। जी, अभी आपने बात की नई जनरेशन की, नए मुद्दों को छेड़ना। एक पॉइंट ये भी आता है कि पेरेंट्स भी आजकल डांस के प्रति कितने अवेयर हैं, या पेरेंट्स आपके पास जब आते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, तो आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हैं, उनको क्या समझाती हैं कि उनकी जो उम्मीद है और एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ मैं स्कूल्स में भी जाती हूँ, जहाँ मैं गवर्निंग बॉडी में हूँ, और आर्ट्स को लेके जो एक धारणा है टीचर्स में, पेरेंट्स में, ऑल स्टेक होल्डर्स में, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। तो मैं पेरेंट्स के साथ लगातार जो है उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक हॉबी है, पैशन ड्रिवन एक्टिविटी नहीं मानते हैं उसको, और एक लंबा कमिटमेंट चाहिए इसमें। तो मैं जब अपने नाट्य वृक्षा में जब बच्चों को लेके आते हैं पेरेंट्स, तो मैंने पहले तो उनकी क्लास लेती हूँ और उनको बताती हूँ कि आर्ट्स होता क्या है और डांस लर्निंग होती क्या है, और कैसे ये लंबे एक कमिटमेंट की बात है। ये नहीं है कि अगर आप एक साल में चाहते हैं कि आपकी बच्ची स्टेज पे चले जाए तो फिर नाट्य वृक्षा आपके लिए नहीं है। बहुत सारी और जगह हैं जहाँ ये एक प्रोफेशनल टीचिंग इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे सारे फैसेट्स को लेके हम चलते हैं, और वो धीरे धीरे इवॉल्व होके एक आर्टिस्ट बनता है, सिर्फ परफॉर्मर नहीं बनता है। आर्टिस्ट और परफॉर्मर में बहुत फ़र्क है। तो केवल हाथ चलाना, पैर चलाना, ये परफॉर्मर का काम है। आर्टिस्ट का काम है टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। तो मुझे लगता है आर्ट के प्रति जो एक आउटलुक होना चाहिए वो पेरेंट्स को समझना पहले पड़ता है। उसके बाद तो आई थिंक वो को ट्रैवलर्स बन जाते हैं। और आज के दौर में मैं एक नया सिचुएशन देख रही हूँ कि फादर्स बहुत इन्वॉल्व हैं। फादर्स लेके आती हैं बच्चों को, वो बैठते हैं और बाहर काम करते रहते हैं और बच्चे को वापस ले जाते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो गई है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, फादर्स इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा है, और बहुत अच्छी बात है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, को ट्रैवलर। आपके भी जीवन में एक को ट्रैवलर आपके साथ रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। और एक सेइंग होता है कि हर
सफल आदमी के पीछे एक नारी होती है, या यूँ कहें कि एक नारी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो आपके माता पिता थे, आपके पति थे, या आपके इन लॉज थे, उनके बारे में भी, आपकी बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट किसने किया, वो जानना चाहिए। ये एक लंबी लव स्टोरी है जी। शादी से पहले 10 साल, 10 या मैं गिन भी नहीं सकती, क्योंकि हमें फैमिली फ्रेंड्स थे पहले। तो नृत्य देखने जाना, आर्ट शोज़ में जाना, म्यूज़िक फेस्टिवल्स में जाना, हम लोग बहुत साथ करते थे और बहुत खूब मस्ती करी हम लोगों ने। और हमको लगा कि दोनों जो हैं बहुत ही इंटरेस्टेड हैं आर्ट्स में, पढ़ते थे, सेमिनार सुनते थे, बहुत डिस्कशन करते थे आर्ट्स के ऊपर। और मुझे लगता है कि वही एक रीज़न रहा है कि राजीव और मैं को ट्रैवलर्स ही नहीं, आई थिंक इट्स 2 bodies 1 soul काइंड ऑफ अ थिंग। और मुझे लगता है कि उनकी जो पैशन है एज अ रसिका, एंड उनकी समझ और एस्थेटिक सेंस जो आर्ट्स के प्रति है, वो बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे ओरेटर हैं। सो सारे प्रोग्राम्स के इंट्रोडक्शंस वो करते हैं, और स्टूडेंट्स के भी इंट्रोडक्शंस वो करते हैं। तो एक तरीके से जो मैं करती हूँ, मेरे वर्स्ट क्रिटिक भी वो हैं। कुछ भी करती हूँ तो उसको फाड़ के फेंक भी देते हैं वो, सराहते भी हैं अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक पार्टनर मिलना मेरे लिए, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा लोनली जर्नी होता है। आप बहुत आर्टिस्ट को देखते हैं तो एक लोनलीनेस तो होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा एक को ट्रैवलर मिल जाए, तो मुझे लगता, अब मेरे स्टूडेंट्स मेरे को ट्रैवलर्स हैं, वो बताते हैं मुझे कि क्या करना चाहिए। वो मुझे टेक में मेरे गुरु हैं, वो मुझे समझाते हैं, इंस्टा में आप ऐसे पोस्ट करिए, ऐसे एडिट करिए, ऐसे करिए। और वो मुझे बताते हैं कि आज के दौर में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, सुननी चाहिए, बातें सुननी चाहिए। और मेरी बेटी है, सो मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है, वो कहती है ये मत कहना कि आपके समय में सब कुछ अच्छा था और हमारे समय में कुछ भी अच्छा नहीं है। नॉस्टैल्जिया इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे हमेशा मुझे लगता है टोकने वाला होना चाहिए, नहीं तो आप जो हैं बहुत ही ऊंची उड़ान बढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप ही ग्लास हाउस में बैठे हुए हैं, आप ही महान हैं। तो ये सब पुल डाउन करने वाले लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरी बेटी भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक परिवार का होना और उनके साथ बात करना, उनके साथ, और हमारे घर में तो आर्ट की ही बात होती रहती है, तो चलता रहता है। और राजीव का मेरे साथ रहना मेरे लिए बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम रहा है। तो अगर आपकी सुपुत्री की बात करें तो उन्होंने भी भरतनाट्यम को एक पैशन की तरह लिया है। तो लोगों को ये होता है कि अगर घर में ही गुरु हैं तो बहुत सीखने का टाइम मिलता होगा, तो इस मिथ को आप फैक्चुअल तरीके से कैसे बताना चाहिए? शरण्या के लिए कभी भी हमने अलग क्लास नहीं करा है, हमेशा एक ग्रुप में रही है, ग्रुप क्लास में सीखा है। और लॉकडाउन में शायद पहली बार ऐसे हुआ था कि वही थी क्लास में वही थी स्टूडियो में, तो मैंने उसके लिए अलग से क्लास लिया हो। गुरुजी मेरे को हमेशा कहते थे कि अपनी बच्ची है, क्योंकि वो हमेशा परिवार परंपरा को बहुत मानते थे गुरुजी। और मैं हमेशा कहती थी मैं उत्तराधिकारी उसी को बनाऊंगी जो बेस्ट टैलेंटेड हो। टैलेंट इज़ द ओनली क्राइटेरिया। बेटी को उसी के साथ compete करना होगा और करना होगा। तो शरण्या के लिए कभी भी ऐसा कोई स्पेशल नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, बहुत शिद्दत से उसने सीखी और बहुत टैलेंटेड है। लेकिन वो इकोनॉमिक्स में भी उतनी ही टैलेंटेड है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई, सीखा उसने, और अपने बलबूते पे कहा, हमने कहा भैया स्कॉलरशिप मिलेगा तो बाहर जाओगे, नहीं तो इंडिया में पढ़ेंगे। तो स्कॉलरशिप मिला तो मैं कुछ कह नहीं सकी, गई बाहर पढ़ी, वापस आई, और अभी बहुत अच्छे एक फर्म में काम भी कर रही है। लेकिन डांस उसके लिए हमेशा फर्स्ट लव रहा है, और आई थिंक इट्स हर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। और क्लास कभी मिस नहीं करती है, परफॉर्म भी कर रही है। और मल्टीटास्किंग जैसे बहुत बच्चे आज के ज़माने में करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डांस विल नॉट मेक योर किचन फायर्स बर्निंग। डांस में पैसा नहीं है। ये एक बहुत रियलिटी है जिसे हमें फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है आज के बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सब मल्टीटास्किंग करते हैं। कोई कॉरपोरेट में
सीईओ है और वो डांस भी कर रहा है, कोई लॉयर है वो डांस कर रहा है, कोई पीएचडी करके वो डांस कर रहा है साथ में। तो मेरे स्टूडेंट सारे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन डांस उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी रहा है, रहेगा। और हमारी कंपनी जो है नाट्य वृक्षा डांस कलेक्टिव, उसमें सारे जो हैं मल्टीटास्किंग के, एक दो होंगे जो फुल टाइम डांसर्स हैं। और मैं कहती हूँ कि वो भी ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं। जी, तो हम बात करते हैं, एक लंबा जर्नी रहा आपका, पर कुछ सफलता के पैरामीटर होते हैं। लाइक आपको जब फर्स्ट टाइम पद्मश्री मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है, तो आपका या आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था उसके प्रति? मेरे पापा तो बहुत गदगद हो गए थे, माँ तो बहुत खुश थी, क्योंकि उनको लगा कि क्योंकि हमारे गुरुओं को उतना कुछ मिला नहीं जितना उनको मिलना चाहिए था। तो उनको लग रहा था कि उनके काम की ये एक माइलस्टोन है, एक रिकग्निशन है। जो मैंने भी वैसा ही सोचा कि जो गुरुओं को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो मैं उनके लिए, उनके बिहाफ पे ये ले रही हूँ। और मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल फील किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी बड़ी एक अवार्ड मिलना, और वो काफ़ी जल्दी 45, आई वॉज 45, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमेशा मैंने काम डबल किया है, क्योंकि मुझे लगा है कि मुझे जस्टिफाई करना है और मुझे सिखाना है, इसको आगे ले जाना है और नए ऑडियंसेस क्रिएट करना है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी के साथ इसको रिसीव किया, और हमेशा लगा कि गुरुओं के लिए ये होना चाहिए। जी, एक बात की आपने, एक जिम्मेदारी को आप आज भी निभा रही हैं, पर एक शरीर जो होता है वो भी धीरे धीरे जिम्मेदारी के प्रति बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप अपनी रूटीन में कैसे इसको मैनेज करती हैं? बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि बेसिकली एक खरगोश की चाल नहीं, कछुए की चाल है। मुझे लगता है कि इंडियन आर्ट्स का ये एक बहुत यूनिक फीचर रहा है कि हर एक दशक में आप ज़रूर, आपकी क्षमता या आपकी जो एनर्जी आपको लगता है कि घट रही है, लेकिन अंदर से फायर और स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ वर्क यू डू इट चेंजेस, बट द क्वांटिटी ऑफ वर्क नेवर चेंजेस। मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स आज भी कहते हैं जितना आपकी एनर्जी है मेरे उसमें 1/10 होता तो मैं और कर लेती। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, बॉडी की जो एक रिदम है उसको समझना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज भी अगर मैं एक वर्णम, जो कि बहुत चैलेंजिंग पीस माना जाता है भरतनाट्यम में, 45 मिनट्स का पीस होता है, अगर मैं आज भी उसको कर पा रही हूँ तो मेरे को लगता है उसमें योग, खान पान, एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल, जैसे यही बच्चों का यही प्रॉब्लम है, 2 बजे से पहले नहीं सोते, सुबह उठने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, फिर पार्टी करते हैं। ये सब मेरे ख्याल से लंबे रेस में चलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि नियम बहुत ज़रूरी है इसमें। तो बच्चों को हम कहते रहते हैं, ये नहीं कहते एंजॉय मत करो, लेकिन बॉडी की जो एक रिदम है उसको समझ के आपको करना पड़ेगा। खान पान भी वही है। आज जैसे आपने कहा कि हमारे टाइम में क्या था, हमारे टाइम में इतने ईटिंग आउट होता ही नहीं था। ईटिंग आउट कभी एक बर्थडे पे कर लिया या किसी और चीज़ पे कर लिया, ईटिंग आउट इतना होता ही नहीं था। तो होता था कि हमारे फादर हमेशा मंथ में एक बार क्वालिटी ले जाते थे, क्वालिटी रेस्टोरेंट, जो कि कैनॉट प्लेस में दैट वाज द हाई पॉइंट। तो आज देख रहे हैं कि ऑर्डर इन कर रहे हैं, हर मील में ऑर्डर इन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल बहुत बदल रहा है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि हेल्थ जो है, बेसिक हेल्थ बच्चों में इतना अच्छा नहीं है, और वो जनरेशनल चेंज है। मेरी माँ की जो एनर्जी थी वो मेरे में नहीं थे, मुझे फील होता था वो, लेकिन उस पर काम करना ज़रूरी है कि, और मुझे लगता है आजकल जो है, अगर जिम कर लेंगे तो 15 दिन ऐसे जिम करेंगे जैसे कोई लाइफ की कोई मिशन है, फिर उसके बाद 10-15 दिन, 1 महीना आप जिम ही नहीं जा रहे हैं। तो ये जो एक पिंग पोंगिंग होता है ना, ये बॉडी के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़राब होता है। आप 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, लेकिन नियमित करिए, रोज़ करिए। बॉडी का रिदम तभी बन पाता है। ये एक बड़ी
मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है आज के जनरेशन में कि कुछ चीज़ बहुत कर लेना फिर बिल्कुल उसके पीछे हो जाना। तो डांस में जब हम सिखाते हैं तो यही सिखाते हैं कि नियम, कि आप रोज़ 20 मिनट भी करिए लेकिन उसको करते रहिए ताकि बॉडी की जो एक रिदम है वो बन के चलता रहे ऐसे। तो ये एक मेरे ख्याल से अपने आप को समझना और अपने आप के पूरे जो, जैसे मैंने कहा, व्हाट वर्क्स इन 20s वो 30s में काम नहीं करेगा, वो 40s में और आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो ये सब कांस्टेंट रीइन्वेंशन है। जी, अभी हमने बात की कि बहुत सारे प्रोडक्शन की, तो किसी प्रोडक्शन का आप जब थीम सोचती हैं तो आप कैसे तैयारी करती हैं, या हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइक आप डे टू डे उसको ऑब्जर्व करती हैं या कभी आप अकेले में बैठ के सोचती हैं, आपका प्रोसेस क्या रहता है? पढ़ना, दैट इज़ द अदर थिंग। आज के जनरेशन के बच्चों को बुक उठा के पढ़ना जो है मुझे लगता है मुश्किल है। बहुत लोगों के घरों में न्यूज़पेपर्स तो आना बंद ही हो गया है क्योंकि सब कुछ न्यूज़ जो है वो आप अपने डिवाइस से ही लेते हैं। लेकिन एक ऑपेड को जब आप रख के पढ़ते हैं, और मुझे लगता है, मैं अपने जनरेशन की बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने बहुत बुक्स पढ़े हैं और आज भी हमारी जो भी मिलता है आइडिया या स्पार्क वो रीडिंग से ही मिलता है, या एक लेक्चर सुन लिया या एक आर्ट वर्क देख लिया, वो एक इंस्पायरिंग मोमेंट जो है। तो मुझे लगता है कि आर्ट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। एक डांसर है, जब तक वो आर्ट शो नहीं जाएगा, जब तक वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स नहीं सुनेगा, जब तक वो कविता नहीं पढ़ेगा, कहाँ से आएगा इंस्पिरेशन? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, यंगस्टर्स, कि हमारी जो है विजुअल वोकैबुलरी कैसे, या हमारी अभिनय की जो वोकैबुलरी है वो कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा, लास्ट पोएम कब पढ़ा आपने? पता नहीं। कालिदास पढ़ा है आपने? तो मुझे लगता है कि जो पढ़ने लिखने का एक है, मेरे लिए तो बहुत ही, जैसे अनेकांतवदा जैन फिलॉसफी है, उस पर एक पूरा मैंने किया क्योंकि वो एक बुक से मुझे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जिन्होंने जैन फिलॉसफी पे एक बुक लिखा और वो उन्होंने मुझे भेंट किया वो। तो मैंने वो बुक पढ़ा, उसमें से अनेकांतवदा मुझे बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, उसको लेके मैंने, तो जैसे आपने क्या प्रोसेस होता है, तो कॉन्सेप्ट वहाँ से मिला, उसको फिर किस प्रकार से नृत्य में ढालना है, वो एडेप्टेशन जो है उसमें बहुत समय लगता है क्योंकि एक वर्किंग स्क्रिप्ट बनता है, फिर उसके ऊपर उस पर लेयरिंग होती है, फिर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स बनती है, फिर म्यूज़िक किस प्रकार उस पर, फिर विजुअलाइजेशन, फिर स्टेज के लिए क्या क्या चाहिए, कॉस्ट्यूम्स, लाइट्स, वो ये सब। तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एक प्रोडक्शन में। तो और फिर एक था कि मैं अर्पणा कौर के यहाँ सिखाती थी, क्लास लेती थी उनके स्टूडियो में, तो रोज़ उनके पेंटिंग प्रोसेस को देखती थी किस प्रकार वो करती हैं। तो एक पेंटिंग मुझे दिखा एक दिन कि एक वुमन है और एक ब्लैक स्क्वायर है, और वो उस ब्लैक स्क्वायर से निकलना ऐसे एक पैर उठा के ऐसे खड़ी हैं, वो पार कर पाएंगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ऐसे एक पूरा प्रोडक्शन मेरे दिमाग में आ गया कि ऑन वुमेन एंड बैरियर्स, किस प्रकार से उसको क्रॉस करना है, तो एक पूरा मन में आ गया। तो वो एक मोमेंट था कि एक आइडिया, एक स्पार्क मिल गया मुझे, उसमें से मैंने फिर किया। तो मुझे लगता है कि ये सब जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप जाएंगे नहीं, आज मैं देखती हूँ कि उनको लगता है कि डिवाइस में जितना देखा वो बहुत है, वो नहीं होता। आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। ऐसे ट्री है बाहर, तो देखिए वो पत्ता हिलता है तो क्या डांस हो रहा है वहाँ पे। तो मुझे लगता है हर चीज़ में नृत्य देखना, हर चीज़ का एक माइंड को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कि आज भी आप एक शिक्षिका हैं, आप गुरु हैं, बच्चों को आप प्रोडक्शन पे, थीम पे सिखाती होंगी ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो रिसेंट में अभी आपका कुछ डेवलपमेंट चल रहा है बच्चों के साथ? 3 मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अरंगेट्रम कर रहे हैं। भरतनाट्यम में अरंगेट्रम होता है जो कि पूरा एक मार्गम, हमारे में मार्गम होता है, जिसको एक पूरा एक रेpertoire भरतनाट्यम में होता है। जैसे अलारी फॉर्मेट्स होते हैं उसमें, अलारिपू, जतीस्वरम, वर्णम, शब्दम, पदम, जावली, तिल्लाना, ये सब होता है। जब एक पूरा मार्गम तैयार हो जाता है और गुरु को लगता है कि अब
ये स्टूडेंट इतनी पारंगत है कि एक परफॉर्मेंस वो 2-2.5 घंटे का परफॉर्मेंस होता है, वो कर सकती हैं, सस्टेन कर सकती हैं, तो अरंगेट्रम करती हैं। तो 3 मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी 12th पास हो गई हैं और मेरे साथ 8-9 साल रहे हैं, सीखा है उन्होंने विधिवत क्लास में आके, तो उनका अरंगेट्रम कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि इस जनरेशन में भी बहुत कमिटमेंट है। ये नहीं कह सकते कि इस जनरेशन में कमिटमेंट नहीं है, बहुत कमिटमेंट है, लेकिन ये ज़रूर है आगे वो क्या करेंगे नृत्य को लेके ये मैं नहीं अभी कह सकती, क्योंकि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सोशल साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उनमें ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जो डिसिप्लिन है, वो कभी उनसे अब निकल नहीं पाएगा। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर बीइंग हो चुका है। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जो एक ग्राइंड चल रहा है अभी 2-3 घंटे रोज कर रहे हैं वो लोग, तो उससे एक बहुत बड़ी सीख उनको मिल रही है कि हर दिन डांस करके जो बॉडी में एक क्या कहते हैं उसको, एक मुनि की तरह जो साधना करते हैं, उसका एहसास होना ही अपने आप में मेरे को लगता है उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो रहा है। ये एक हवन की तरह है उनके लिए जो वो कर रहे हैं। तो और नेचुरली जब आप परफॉर्म करते हैं तो लोग आते हैं, बहुत आपकी सराहना होती है, तो उनके सेल्फ एस्टीम के लिए भी जो है, और ये अनकॉल्ड फॉर तो नहीं है, 8 साल काम 9 साल काम किया है उन्होंने, दे हैव अर्नड इट, और आई विश देम वेल, आगे जाके इसको आर्ट को ले जाए आगे। जी, अगर हम बात करते हैं, आपने बोला कि आपके स्टूडेंट्स 2 घंटा 2.5 घंटा परफॉर्म करेंगे स्टेज पे, तो एक नर्वसनेस स्टूडेंट में होता होगा, उनको आप क्या टिप्स देती हैं? जिस समय आपको होता था तो आप क्या सोचती थी कैसे इसको इम्प्रूव करना, आपके गुरु आपको क्या बोलते थे? 1 थिंग। सेकंड थिंग, बैक स्टेज हमको किस्सा जानना चाहेंगे जब आप परफॉर्म करती थी, आज की तारीख में आपका एक रोल बदला है, उसके रिगार्डिंग। बच्चे जो है ना, मेरे हिसाब से आज बहुत तैयार हैं। हम जब करते थे तो इतना कोई तैयारी नहीं होता था, एक अलग तरीके का तैयारी था, इतना स्पिफी और इतना कॉम्पैक्ट और इतना वेल रिहर्स्ड नहीं होता था। तब एक प्रोसेस में हम लोग ऐसे ही बहाव में चलते थे, लेकिन आज जो है बहुत ही विधिवत अच्छे से होता है उनका। बैक स्टेज मुझे लगता है बटरफ्लाइज तो होते ही हैं, आज भी होता है। मैं भी जब स्टेज में जाती हूँ तो आज भी लगता है, क्योंकि बहुत स्टेज एक ऐसा स्पेस है ना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कभी तो 150% भी हो सकता है, तो कभी आप फेल भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकता है। तो एक बहुत अनसर्टन स्पेस होता है। ऑडियंस कैसी होगी ये भी आपके बस में नहीं होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो स्टेज एक ऐसा स्पेस, बहुत अनसर्टन स्पेस है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप स्टूडियो में 60% करते हो तो स्टेज पे 40% मान के चलना। तो आपको स्टूडियो में एम करना है 90, जाके आप 75-80 तक आप पहुंच पाते हो। तो स्टेज पे एक अलग ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अब जाके स्टेज में संभालना आ गया कि वी कैन काइंड ऑफ मैनेज द सिचुएशन। वो अभी तो बच्चे हैं तो उनका नहीं होगा। मेरी माँ बहुत नर्वस होती थी बैक स्टेज, मेरे से ज़्यादा मेरे को नर्वस करती थी वो, कि कैसे होगा, क्या होगा, तो वो बहुत नर्वस होती थी। तो मैं देखती हूँ कि माएँ जो मेरे स्टूडेंट्स की माएँ हैं, तो वो कुछ तो बहुत ही शांत और कुछ अच्छे से, लेकिन कुछ होती हैं जो बहुत ही नर्वस टाइप, तो उनको हम कहते हैं आप पीछे बैक स्टेज मत रहिए, हम मैनेज कर लेंगे। बट सीनियर्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स अब हैं जो बहुत उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं और उनको कहते हैं हमारे अरेंगेटर में भी ऐसे हुआ था, आप मत डरिए, आपका हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्रोसेस है। जी, अगर हम बात करते हैं कि 22 साल की या 20 साल की गीता को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि आपको ये करना चाहिए? एक कोई रिग्रेट आपको आपकी जर्नी में लगता हो कि ये रिग्रेट मुझे लगता है? 20 में तो कुछ पता नहीं रहता है कि क्या करना है, बहुत अनसर्टनिटी होती है, आपके टैलेंट को पहचान पाएंगे कि नहीं, आप खुद भी उसको कैसे आगे ले जाएंगे। लेकिन 20 इयर्स को मैं ज़रूर बोलूँगी रील बनाना ज़रूर सीख जाओ।
क्योंकि ये एक स्किल मेरे में है नहीं, और मैं रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ कि ये 1 मिनट का रील कैसे बना लेते हैं और उसमें कैसे फिर हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी जो है मेरे को लगता है उसको आज के जनरेशन के बच्चों को मास्टर करना ज़रूरी हो गया है, और मुझे लगता है टेक सपोर्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन कितना टेक्नोलॉजी यूज़ करना है और किस लिए यूज़ करना है ये बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी है इसलिए आप यूज़ करते जाएं, मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत है। लेकिन 20-year-old गीता को मैं यही बोलूँगी कि जो गुरुओं ने सिखाया है उसको आगे लेके जाना है और बहुत काम करना है जी हार्ड वर्क। जी, अगर आपको कोई एक रिग्रेट हो इस जर्नी में, या फिर आपको एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट लगता है ये मोमेंट वाज लाइफ चेंजिंग? रिग्रेट ये है कि मैं म्यूज़िक को परस्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी माँ का बहुत ये था कि मैं इक्वली म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी करूं, क्योंकि 20 साल मैंने संगीत में लगाया। लेकिन वो एक रिग्रेट ज़रूर है कि मैं म्यूज़िक को पैरेलली नहीं ले पाई, क्योंकि डांस में इतना डिमांडिंग हो गया कि मैं डांस के सारे पहलुओं के में चली गई, रिसर्च में भी चली गई, लिखना भी था, किताब भी सो मेनी जर्नीज़ एक लिखा। तो मुझे लगता है कि सारे पहलू में जाने, सिखाना, सब कुछ अपने आप में फुल टाइम जॉब्स थे, तो मैं म्यूज़िक को इतना परस्यू नहीं कर, लेकिन गाती हूँ आज भी, अपने स्टूडेंट्स के लिए गाती हूँ, स्टूडियो में गाती हूँ। लेकिन ये ज़रूर रिग्रेट है कि उसको और परस्यू करना चाहिए था। इफ़ वी आस्क वन क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर रिलेशन विथ मनी? आई थिंक मनी इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर वरीड अबाउट। है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो तब भी ठीक है। लाइक आई ऑलवेज से दैट आई डोंट काउंट द कार्स दैट स्टैंड इन माई in the outside my house, but the number of birds that fly and the number of students who come and learn and celebrate the dance. तो मुझे लगता है कि I am not defined by money, but if money is there and it can be channelized for good things, I think it's a good thing. It's not a bad thing. I would never say I don't need money. You need the money because you need to push it back into the system so that good things can be done for the arts. Like presenting good artists. I do a young dancers festival. I do a lot of presenting of artists. I'd like to do more of that if I have more money. जी, आपकी जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। एक मौका ऐसा भी आता है, आपको एक ताना मिलता है कि नाचने वाली आ गई से लेके पद्मश्री तक। हमें जानना चाहिए लोगों की सोच या अवेयरनेस आज के ज़माने में डांस के प्रति या म्यूज़िक के प्रति कैसा हुआ? बहुत बदल गया है। पहले नॉर्थ में बहुत ख़राब था, क्योंकि द एसोसिएशन विद फिल्म्स वो एक तरीके का इतना अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन साउथ में हमेशा नृत्य को बहुत एक सात्विक और बहुत एक स्पिरिचुअल उसमें ही देखा जाता था। तो मेरे लिए नॉर्थ में परफॉर्म करना, जैसे आपने कहा, एक स्पिक में के गई थी मैं, और वहाँ पे एक बच्चा दौड़ के आया, बोला कि नाचने वालियाँ आ गई हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत खटका। किस साल की बात होगी अराउंड? ये होगा अबाउट 20 years बैक। 20 years बैक। और यूपी में था ये, एक स्पिक में के लिए गए थे। तो उस दिन मैं बहुत रोई और मुझे इतना ख़राब लगा, क्योंकि मैंने कभी इसको एसोसिएट इस तरीके से किया नहीं था, और मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे ख़राब क्यों लग रहा है, जबकि मुझे ख़राब नहीं लगना चाहिए। ये तो स्टिग्मा तो ऐसी चीज़ होती है कि किसी चीज़ का भी आप स्टिग्मा बना सकते हैं। तो मुझे इतना ख़राब लगना नहीं चाहिए, लेकिन ये शब्द क्यों मुझे इतना ख़राब लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों एसोसिएशन इतना ख़राब रह चुका है इसका। तो खैर मैं उससे निकल के तो आ गई, और फिर मैंने बहुत इसको डिस्कस भी किया अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने क्लास में कि हमें कैसे इससे बच के रहना चाहिए, और जो बच्चे स्टिग्मा की वजह से नहीं सीख सकते डांस, उनको ज़रूर सिखाना चाहिए। आज भी बच्चे आते हैं, सीनियर्स भी आते हैं, जो अपने फैमिली में स्टिग्मा की वजह से नहीं सीख सके, लेकिन अब वो कमाते हैं खुद, तो वो सीखेंगे। तो मुझे लगता है अब तो बहुत चेंज हो गया है, और डांस के भी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो गई हैं। तो मुझे लगता है आज बॉलीवुड जो सिखा रहा है वो भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि क्लासिकल डांसर है, या एक फोक डांसर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो डांस इज़ ऑल्सो सो मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ डांस। तो मुझे लगता है अब तो बहुत बेटर हो गया है, एंड देयर इज़ सो मच मोर मनी इन टीचिंग डांस टुडे। maybe not so much in performing but definitely teaching। जहाँ पे मैं दिल्ली में गिन के
5-6 भरतनाट्यम गुरुज होते थे, आज मुझे लगता है कि 4000-5000 गुरु होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सीखना सिखाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट बहुत है लोगों में, क्यूरियोसिटी है। तो सारे डांसर नहीं बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको समझ तो होगी कि होता क्या है ये आर्ट। जी, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपका ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करें, कॉस्ट्यूम्स की, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? मैंने कॉस्ट्यूम के ऊपर काफ़ी चेंजेस किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि समय के साथ जो बात कहते हैं, कहने का अगर लहज़ा बदल गया है तो कॉस्ट्यूम का क्यों नहीं बदल सकता। तो मैं एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं संध्या रामन, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो उसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। फैब्रिक्स हम ज़्यादा चेंज नहीं करते, कांजीवरम फैब्रिक ही रखते हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा मूल बात जो होती है वो एक आइडेंटिटी होता है, लेकिन स्टाइलिंग में चेंज किया है। फिर एक डांसर एज के साथ जो है बॉडी चेंज होता है, तो मुझे लगता है कि उसको भी हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे स्टाइल्स किए, और हमारे ग्रुप का भी जो है वो हर टाइम अलग कॉस्ट्यूम होता है जो बिल्कुल ही अलग दिखता है। और कलर्स के साथ हमने काफ़ी काम किया है, वाइब्रेंट कलर्स, डिफरेंट शेड पैलेट्स, जैसे ब्राउन्स काफ़ी यूज़ नहीं होते थे, लेकिन ब्राउन्स हमने यूज़ किया, गोल्डन यूज़ किया। तो ये सब थोड़ा सा चेंज हमने किया, ताकि देखने वालों को भी जो है इंटरेस्ट बनाए आके देखते हैं, अच्छा कुछ और दिख रहा है, विजुअली कुछ और है, तो बात कहने का एक अंदाज़ बदल जाता है। अगर हम बात करते हैं आपकी जर्नी की, तो आपके लिए सफलता का डेफिनेशन क्या है? मुझे लगता है कि वो हर दशक में बदलता रहता है, लेकिन आज जिस दौर पे मैं हूँ, मुझे लगता है कि क्रिएटिंग वर्क, मीनिंगफुल वर्क फॉर माई सेल्फ, माई स्टूडेंट्स एंड फॉर द कंपनी, 3 चीज़ें साथ चलती हैं मेरी। मैं अपने लिए क्रिएट करूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करूँ, और मुझे लगता है कि अपने कंपनी के लिए क्रिएट करूं। तो ये 3 चीज़ें पैरेलल चलती हैं हमारी, वो मेरे लिए बहुत, और वो मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि ऐसे क्रिएट करना, सीरियस जो हो, पोइट्री को लेके, म्यूज़िक को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ आज भी, और मुझे लगता है उसी से जो आइडियाज़ स्पार्क होंगी, उसी से मैं करना चाहूँगी। जी, अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की और डांस की, दोनों का एक अनूठा कनेक्शन होता है, तो आपकी कोई फेवरेट कोई कविता या कोई पंक्ति हो, वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत सारी फेवरेट हैं, क्योंकि म्यूज़िक मेरे लिए नृत्य मैं कर ही नहीं सकती, इमेजिन ही नहीं कर सकती संगीत के बिना। तो मेरे लिए संगीत एक तरीके से एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर नृत्य बैठता है। तो बचपन से बहुत सारी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो मैंने सीखा किया, जैसे मेरा कॉलर ट्यून भी कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भौरे डोले, गुनगुन बोले कुहू कुहू। तो मेरे काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि थोड़े देर से ही उठाया कर फ़ोन, हम लोग सुन लेंगे थोड़ा गाना। तो इसको लेके कॉलेज में भी मैं बहुत गाती थी और बहुत प्राइजेस भी मिले थे। तो मुझे लगता है कि संगीत हमेशा साथ में रहा है, और काय ध्रुपद परंपरा से भी ली है, और अपने कर्नाटक म्यूज़िक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं। लेकिन एक पदम है जो मैं अपने गुरुजी से सीखी थी, बहुत यंग सीखा था, लेकिन जो मेरे लिए बहुत, कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, बेगने बारो, मुखवने तोरो, बेगने बारो, मुखवने तोरो,
कृष्ण निये बेगने बारो। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं तो जो जहन में रह जाती हैं। ये माँ यशोदा कृष्णा को बुला रही हैं अपनी तरफ, तो ये गुरुजी की बहुत एक सिग्नेचर कॉम्पोजिशन थी। तो मैंने बहुत बचपन से सीखा और फिर उसको बहुत परफॉर्म किया और आगे ले गए। फिर बहुत सारी ऐसी कॉम्पोजिशंस है जो याद रह जाती हैं। फिर जमुना जी की एक कॉम्पोजिशन है जो बहुत सुंदर है। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, ये सूरदास की कॉम्पोजिशन है लेकिन उन्होंने उसको म्यूज़िक में डाला। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल, सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल, सुंदर चारु कपोल बिराजत, सुंदर और जुबनी बनमाला, सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल। अभी हमने संगीत का जिक्र किया, तो आपने एक हवेली संगीत पे काफ़ी वर्क किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एक सीनियर फेलोशिप था तो उसके लिए भी, और जब मैं वृंदावन गई तो देखा कि अष्टयाम की वहाँ लीला सेवा होती है, तो हर लीला के लिए बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस, अष्टछाप कवियों की कॉम्पोजिशंस होती थी। तो उस पर भी काफ़ी शोध कार्य किया और उसमें से भरतनाट्यम के लिए जो सूटेबल रहता है वो हमने रास जैसे हैं, या फिर कृष्ण जन के लिए जो पद गाए जाते हैं उनको सब हमने भरतनाट्यम में खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, युवतीन अंज दिए भुज दंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन। तो रास के ऊपर पूरा जो है शरद विमल नभ चंद बिराजे, मधुर मधुर मुरली धुन बाजे, शरद विमल नभ चंद बिराजे, मधुर मधुर मुरली धुन बाजे, अतिराजत घनश्याम तमाला, अतिराजत घनश्याम तमाला, कंचन बेल बनी ब्रजबाला, कंचन बेल बनी ब्रज बाला, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक। तो कुछ और तरह की है ये दीवानगी हमारी। हम नृत्य तब शुरू करते हैं जब हमारे पाँव भी थक जाते हैं। भरतनाट्यम को नया चेहरा देने वाली, परंपरा में समकालीनता भरने वाली और नृत्य को केवल कला ही नहीं बल्कि विचार बनाने वाली गीता चंद्रन मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की बातचीत में हमें यह सिखाया कि नृत्य अगर चेतना से जुड़ जाता है तो वह नृत्य नहीं बल्कि एक संवाद बन जाता है। गीता मैम से बात करके हमें ऐसा लगा कि कला, जीवन और साधना, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा आज ही हमने कर ली है। आपके नृत्य के दर्शन से हमें कलाकार की एक सामाजिक जिम्मेदारी, हर पहलू पे इतनी गहराई से बातचीत हमें ये सिखाती है कि कला सिर्फ एक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि एक निरंतर खोज है। यह एक साधना है जो जीवन को
अर्थ देती है। महफिल तो ख़त्म हो गई पर गूंज अभी बाकी है, कुछ बातें रह गई अधूरी, एक मुलाकात अभी बाकी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।